पहली बार पूछने पर तो मानो तांत्रिक के कानों में जूं भी नहीं रेंगी थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, चले जाओ यहां से, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ देर शांत रहने के बाद राजीव फिर तांत्रिक जी से पूछता है, बाबा कृपया करके बताइए, आप किसके बारे में कह रहे हैं? कौन है जो हमें यहां नहीं रहने देगी? तब जाकर बाबा जी राजीव की तरफ देखकर बड़े ही तेज स्वर में बोलते हैं, रेखा, वो रेखा है, बहुत ही खतरनाक आत्मा, अपने इंतकाम के लिए भटक रही है। इसी घर में वो नहीं रहने देगी तुम लोगों को यहाँ। ये उसकी जगह है, यहीं पर वो ब्याह के आई थी और यहीं पर ससुराल वालों ने उसको इतनी प्रताड़ना दी कि उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे पहले भी यहाँ कई लोग आ चुके ही किसी को नहीं छोड़ा है। उसने 70 साल हो चुके हैं उसको इस घर में पूरी तरह से श्रापित है ये घर। कभी किसी को जला के मारती है, कभी किसी को आधा खाकर छोड़ देती है, तो कुछ लोगों का तो आज तक पता ही नहीं क्या हाल किया है उसने। बहुत भयानक है और उसको वश में करना भी मुमकिन नहीं है। भूखी आत्मा है वो, भूखी। मेरी बात मान, निकल जा यहाँ से, निकल जा, वरना तेरा और तेरे परिवार का भी वही हश्र होगा जो तेरे से पहले वालों का हुआ है। ये कहते हुए तांत्रिक वहां से निकल जाता है और वो सब बातें सुनकर राजीव और प्रीति दोनों बहुत डर जाते और ये बात बाबूजी को बताते हैं। लेकिन बाबूजी ये सब बातों को बकवास बताते हुए कहते हैं, बेटा ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है, और अगर होती भी है तो आज सुबह से हम इस घर में हैं बेटा। बेटा इन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है, बस इसी तरह लोगों को डरा कर पैसा ऐंठना इनकी आदत बन चुकी है। तुम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करो। बाबूजी की बात सुनकर राजीव और प्रीति को थोड़ी शांति मिलती है और वो लोग भी उस तांत्रिक की बात पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। रात का वक्त सभी लोग साथ में खाना खाकर फ्री होते हैं। रात बहुत अंधेरी थी और ये घर भी गांव से थोड़ा हटके था, तो बाहर भी लोगों का आवाज न के बराबर था। खाना खाने के बाद राजीव और प्रीति राकेश को लेकर अपने रूम में जो दूसरी मंजिल पर था उसमें सोने के लिए चले जाते हैं और बाबूजी भी अपने रूम में जो नीचे ही था वहां सोने के लिए चले जाते हैं। वैसे तो बाबूजी की बातों को सुनकर एक ताकत तो थी, लेकिन रह रह के उस तांत्रिक की बातें भी दिमाग में आ रही थीं। एकांत और आसपास कुत्तों के रोने की आवाज उस रात को और भयानक कर रही थी। रात भर एक अजीब से डर की वजह से प्रीति का रात भर सोना दुश्वार हो गया था। साथ के साथ उसे और कई तरीके की आवाज भी सुनाई देती रही। उसे रात इतनी लंबी लगती है मानो इसकी कोई सुबह ही ना हो। लेकिन जैसे तैसे पूरी रात गुजरती है तो प्रीति भी उठकर नहा धोकर चाय बनाने के लिए नीचे किचन में आती है, पर नीचे क्या देखती है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो डरते हुए जल्दी से राजीव को उठाती है। राजीव भी तुरंत वहां से नीचे उतरकर देखता है कि सारा सामान इधर उधर पड़ा था। वो भी बेहद डर गया था। तभी एकदम चीख की आवाज उसके कानों में आती ही वो चीख प्रीति की थी। तुरंत वह उसके पास जाता है तो वह इशारा करते हुए उसे आईने की तरफ देखने के लिए कहती है। जैसे ही वह आईने की तरफ देखता है, देखकर दंग रह जाता है। आईने पर किसी ने खून से लिखा हुआ था। क्या हुआ, अभी से डर गए? ये तो शुरुआत है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के किसी भी शख्स को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये मेरा घर है, अभी भी मौका है, चले जाओ। ये सब पढ़कर उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी उसे बाबूजी का ख्याल आता है। वह दौड़कर बाबूजी के कमरे में जाता है और जैसे ही वह कमरे का गेट खोलता है तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके बाबूजी का शव पंखे से लटका हुआ था। ये देखकर राजीव वहीं दहाड़े मारकर रोते हुए जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब प्रीति ये सब देखती है तो उसे भी होश नहीं रहता। तभी वहां रामू का आना होता है। वह जैसे ही ये सब देखता है वह राजीव को संभालता है और बाबूजी के शव को पंखे से राजीव के साथ मिलकर उतारता है। राजीव को संभाल पाना मुश्किल था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी चीज का होश नहीं था। रामू प्रीति से बात करके उसे समझता है। भाभी जी, मैंने पहले ही राजीव को समझाया था, लेकिन उसने किसी की न चलने दी। भला इतना बड़ा मकान कोई किसी को क्यों कम दाम में बेचना चाहेगा? भाभी जी, मैं आप लोगों के दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन भाभी जी हमें स्वीकार तो करना ही होगा। मेरी सलाह ये है कि अब आप लोगों को इस घर में नहीं रहना चाहिए और बाबूजी के भी क्रियाकर्म में हम ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते। जितनी जल्दी हो हमें क्रियाकर्म कर देना चाहिए। राजीव उस हालत में नहीं
इसीलिए मुझे आपसे ये सब बातें करनी पड़ रही हैं। लेकिन भाभी जी, मैं नहीं चाहता कि पुलिस को इन चीज़ों के बारे में कोई भी खबर लगे, वरना मामला उनके बेमतलब के सवाल जवाब राजीव को और परेशान कर सकते हैं। रामू की बात सुनकर वह उससे कहती है, जी रामू भैया, आपको जैसा सही लगता है आप वो करें। अब हमें जो भुगतना वो भुगत लिया है, लेकिन अब यहाँ और रहकर उस बुरी आत्मा का साया राकेश या इन पर पड़े ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जल्दबाजी में बाबूजी का अंतिम संस्कार किया जाता है। रामू सभी को अपने घर वापस ले जाता है। राजीव की हालत काफी दिनों तक खराब रही। उसे तो मानो किसी चीज की खबर ही नहीं थी। न सही से खाना खाता, न किसी से बात करता। उसकी ये हालत किसी से नहीं देखी जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरा और राजीव भी वक्त के साथ ठीक होता गया। कुछ वक्त बाद जब राजीव की हालत संभल सी गई थी, राजीव रामू से कहता है, रामू, तूने मुझ पर जो एहसान किए वो मैं चाह कर भी नहीं चुका सकता। तूने कितना मना किया था मुझे वहां जाने के लिए, लेकिन मैं था कि तेरी एक ना माना। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे मेरी गलती का इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन यार रामू, जो भी हुआ मैं अब उसे तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस बुरी आत्मा का साया भी अब मेरे परिवार पर आए। इसीलिए मैं इस गांव से अब दूर जाना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि शहर चले जाऊं। लेकिन शहर में जाकर करोगे क्या? रामू राजीव से पूछता है। यार, ये जो खेत बचा हुआ है उसे ही बेचकर कुछ भी छोटा मोटा धंधा डाल लूंगा, लेकिन अब इस गांव में लौट कर नहीं आऊंगा। ये कहकर राजीव भावुक होकर रामू को गले से लगा लेता है। राजीव की बात सुनकर रामू भी भावुक हो जाता है और कुछ दिन बाद राजीव परिवार समेत गांव छोड़कर चला जाता है। अपनी इन्हीं यादों में राजीव गुम था। तभी रामू उसके पास आता है और कहता है, यार राजीव, कब तक अपने भूतकाल को सोचते रहोगे? अब उसे तो नहीं बदला जा सकता। कम से कम उन सब के चक्कर में अपना मन तो खराब नहीं कर। देख, सब कितने खुश हैं। तू भी कितने वक्त बाद गांव आया है। ये वक्त पुरानी बातों में खोने का नहीं, बल्कि यहाँ से अच्छी यादें साथ लेकर जाने का है। ये सब सुनकर राजीव कहता है, सही कहा रामू। यार, मैं भी अब उन मनहूस यादों में ज्यादा नहीं खोना चाहता हूँ और ये हर एक पल को पूरी तरीके से जीना चाहता हूँ। दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी सीमा चाय लाते हुए बोलती है, अगर आप लोगों का दोस्तनामा खत्म हो गया हो तो अब चाय पी लीजिए। इस पर राजीव बोलता है, भाभी जी, ये दोस्तनामा तो कभी खत्म होने से रहा। हाँ, इस दोस्ती के नाम आज 2 चाय पी जाएगी। ये कहकर राजीव और रामू हंसने लगते हैं। ये देखकर सीमा कहती है, काश आपके जैसी दोस्ती ईश्वर सबको दे। इधर सब लोग चाय के साथ गपशप करने में व्यस्त थे। उधर श्याम, राकेश और सारे दोस्त घूमते घूमते और बात करते काफी दूर निकल आए थे और पता भी नहीं चला था। कुछ दूरी के बाद श्याम को ध्यान आता है कि वो लोग काफी दूर निकल आए थे और उस मकान की तरफ आ गए थे जहां रात के वक्त हमारे गांव में आने से मना किया जाता है। वह जानता था कि यह घर राजीव भाई का है, मगर ताऊ का है। मगर उसके पिता ने उससे मना किया था कि इसकी खबर राकेश को नहीं लगनी चाहिए। वो मकान अब बिल्कुल सामने था। आगे क्या होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।